अब इधर देखिए जरा। अच्छा, लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थे, ठीक। तो अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत पढ़ना, और क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, तो सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे। अकाउंट्स 11th, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। इसमें क्या पढ़ना सीखेंगे, क्या करना सीखेंगे अपन, अकाउंटिंग करना सीखेंगे। अकाउंटिंग में आईएनजी लगा एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग मतलब एक कुछ वर्ब है आपके पास। हमने कहा अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसीजन मेकिंग। बोलना है ना, इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। तो हमने कहा अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसीजन मेकिंग। बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन क्या अपन हवा में ले लें, या कुछ सोच समझकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि जो मन में आए वो करेंगे, कुछ सोच समझकर डिसीजन लेंगे। सोचने समझने के लिए क्या चाहिए हमें, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, डेटा से। और डेटा कहां से आएगा, डेटा को पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने कहा पहला प्रोसेस क्या है, रिकॉर्डिंग। क्लियर यहां तक। फिर हमने कहा डेटा रिकॉर्ड कर लिया, हजारों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली, बहुत पन्नों में हमने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया। क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, कोई रिलेशन बन पाएगा इनके बीच, नहीं बन पाएगा। तो हमने कहा कि हमें कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। और समरी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज के बेसिस पे डेटा को डिवाइड करना ग्रुप्स में, इसी को हम क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। या आप स्टैट्स में भी पढ़ेंगे। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्ड करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन, समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो समरी बनाने के लिए पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई करने के बाद क्या बनेगा आपके पास, क्या बन जाएगी, समरी बना लोगे। समरी में क्या क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उस समरी के बेसिस पे क्या लेंगे अपन, डिसीजन ले लेंगे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट की। हमने कहा ट्रेडिंग पीएनएल क्या बताता है हमें, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ या पूरा कितना लॉस हुआ, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस ऑलवेज क्या होती है, विद रेस्पेक्ट टू पीरियड होती है या ओवर द पीरियड होती है। तो अपन ने कहा यहां पर कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने कहा कि विराट कोहली की लास्ट सीरीज में क्या परफॉर्मेंस थी, लास्ट आईपीएल सीजन में क्या परफॉर्मेंस रही, आपकी परफॉर्मेंस क्लास 10th में कैसी रही। तो पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो ओवर द पीरियड होती है। इसलिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट अपन पीरियड के लिए बनाते हैं। क्या तो एक क्वार्टर के लिए बनाएंगे, क्वार्टर का मतलब पता क्या होता है, 1/4। और दूसरा मतलब भी होता है क्वार्टर का मतलब, हाँ हाँ, तुम्हारे काम के मतलब की चीज़ है, ठीक है। वो पौवा पौवा होता है, पौवा, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्लियर है, वो बच्चे समझ जाते हैं कई बारी। क्वार्टर का मतलब भी आएगा आपके पास में, आगे भी पढ़ाते हैं। 12th क्लास में आपको जरूरत पड़ती है क्वार्टर की, तब वहाँ पे क्वार्टर भी बताया जाता है, किसी भी चीज़ का 1/4 दैट इज क्वार्टर, है ना। बच्चा टाइम देखना भूल जाता है, बचपन में टाइम सिखाया होगा, है ना। 6:15 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट 6। और 6:45 को, वो तो 7:15 हो गया, क्वार्टर टू 7, ठीक है। तो ये बच्चों को टाइम देखना वो भूल जाते हैं, क्वार्टर का मतलब भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आपको क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। और परफॉर्मेंस आपकी क्या होती है, विद रेस्पेक्ट टू पीरियड होती है, ओवर द पीरियड होती है। तो हम क्या तो पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट क्या करेंगे, एक क्वार्टर के लिए बनाएंगे। भाई इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट हुआ है लॉस, आपको पता है ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के आप देखते होंगे इस क्वार्टर में इतना मुनाफा हुआ, ठीक है, ओवर द पीरियड। दूसरी बात आ गई बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमें क्या बताता है, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, या जितने पीरियड के लिए बना रहे हो उस पीरियड में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ।
तो अपन ने बात करी पोजीशन की, बात करते हैं बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो आपको क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ पूरे साल में, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूं आपकी 10th क्लास में क्या पोजीशन आई, तो आपको एक दिन याद आएगा, कौन सा, रिजल्ट वाला दिन। क्लियर है। तो हमेशा पोजीशन कब आती है, एक पर्टिकुलर डेट पर आती है कि इस पर्टिकुलर डे आज आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, आज आपके पास पॉकेट में कैश कितना है, आज आपके पास जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी है, आज आपके पास जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी है। फिर दो टर्म्स बताए थे, लोगों से कितना पैसा लेना है उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटर्स। डेटर्स, तो डेटर्स बोलते हैं देनदार, जो हमें पैसे देंगे, तो तुम मुझे फीस दोगे, यू आर माई डेटर, मैं तुमसे लूंगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, क्रेडिटर। तो दो टर्म्स हैं, ये बाद में हम सीखेंगे, टर्मिनोलॉजी आएगा आपके पास तब सीखेंगे। तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ गई कि फाइनेंशियल पोजीशन, जब भी ये पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पर आती है, इसलिए अपन बैलेंस शीट कब बनाएंगे, एक पर्टिकुलर डेट पर ही बनाएंगे कि इस दिन हमारे पास बैंक कितना, कैश कितना, मशीन कितने की है, बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का है, डेटर्स कितने के हैं, ये सब, आज हमने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कितना कर रखा है, ये सारी बातें एक पर्टिकुलर डेट पर निकलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें आएंगी। ये हमें क्या बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, तो हमने कहा अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्यों करते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, ताकि अपने को क्या पता चल जाए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना नहीं है, उनके पीछे के रीजंस जानना है कि भाई नेट प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। एग्जाम्पल दिया था मैंने कि 9th के बैच से नुकसान हो रहा है क्योंकि बच्चा कम आ रहा है 9th में, टीचर को पे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या तो मैं डिसकंटिन्यू करूं 9th के बैच को, या फिर मैं एडवर्टीजमेंट करूं, कुछ भी मार्केटिंग करूं जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से इंक्रीज हो सके। क्या हुआ, बदनाम तो अभी नहीं, अभी आएगा, बदनाम की बात तो अभी आएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अपन ने कहा कि अपन जितना प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस प्रॉफिट के पीछे की वजह क्या है, रीज़न क्या है, और उस लॉस के पीछे का रीज़न क्या है, ताकि प्रॉफिट को और बढ़ा पाएँ, लॉस को अपन मिनिमाइज कर पाएँ। क्लियर। तो ये बातें भी अपन ने कल करी थी, पूरी क्लास में यही किया था। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, तो ये एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप लोगों की फीस आती रहती होगी, तो मैं क्या करता हूँ, एक रजिस्टर मेंटेन करता हूँ जिसमें उस डेट वाइज लिखता रहता हूँ कि अच्छा इस तारीख को किस बच्चे ने फीस दी है, कितनी दी है, इस डेट को कितना किस बच्चे ने दी है। इस तरीके से पूरे साल में रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ। ऐसे में पूरा रजिस्टर भर जाएगा आपके पास में, एक रजिस्टर भर गया, 2 रजिस्टर भर गए, इतने बच्चे आ रहे हैं मान लो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर लास्ट में जाके प्रियल ने मुझसे पूछ लिया कि सर मेरी फ़ी का बैलेंस है कितना, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको फीस का बैलेंस, ये बताओ मुझे। उस पेज पे, उस रजिस्टर के हर पेज पे देखना पड़ेगा प्रियल की कितनी फीस कब कब आई है, बताइए। क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा 2 रजिस्टर को इस तरीके से देखना पूरे रजिस्टर के अंदर, और क्या इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि कोई एंट्री रह जाए पढ़नी, प्रियल का नाम रह जाए, या अगर 2 प्रियल है मेरे पास तो कन्फ्यूजन हो सकता है किसकी फीस आई किसकी फीस नहीं आई। बात समझ में आई। अब फीस बैलेंस थी 5000, मैंने बता दी प्रियल को 8000। अब प्रियल क्या करेगी, बदनाम करेगी, यही करेगी ना, मुझे बदनाम कर देगी कि सर हमें अकाउंटिंग सिखाएंगे, खुद को तो आती नहीं है, हमें क्या सिखाएंगे। और गलती से 5000 की जगह मैंने प्रियल को 2000 बता दी कि अभी आपका 2000 बैलेंस है, तो वैसे तो खुश होगी, लेकिन खुश होने के बाद भी मुझे क्या करेगी, बदनाम करेगी। तो दोनों ही केस में मेरा नुकसान है, दोनों ही सिचुएशन में मेरा नुकसान है ना। वो बाहर जाके यही कहेगी सर को अकाउंटिंग करनी नहीं आती, हमें पढ़ा रहे हैं, बताओ क्या पढ़ाएंगे, हमें अकाउंटिंग करनी तो आती नहीं है। तो इन दोनों केस के अंदर मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, मेरा मार्केट खराब हो जाएगा। क्लियर है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बिजनेस में हम ऐसे रुक नहीं सकते कि डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लगाएंगे, ठीक है प्रियल कल बताऊंगा सोच के, पूरा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, पढ़ाऊँ या मैं उस पर फोकस करूँ, तो दिक्कत आएगी। इसलिए क्या किया, उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, एक रजिस्टर और बनाते हैं, एक रजिस्टर और बनाते हैं, और उस रजिस्टर में क्या कर लें, हर पेज पे अलग अलग बच्चे का नाम लिख लें। तो जिस पेज पे जिस बच्चे का नाम लिखा उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को उस पेज पर ले जाऊं। जैसे नंदिनी से रिलेटेड यहाँ आ गई, यश से रिलेटेड यहाँ ट्रांजेक्शन आ गई, बात समझ में आ गई। और अब प्रियल मुझसे पूछे कि मेरी फी कितनी बैलेंस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रजिस्टर देखूंगा या सेकंड रजिस्टर देखूंगा। सेकंड रजिस्टर में जिस पेज पे प्रियल का अकाउंट बना रखा है, इसको बोलते हैं अकाउंट, तो प्रियल का अकाउंट देखूंगा कितनी फीस आ चुकी है, पूरी डिटेल के साथ कभी भी बता सकता हूँ, इंस्टेंट
बता सकता हूँ, जैसे वो पूछेगी तुरंत कह दूंगा देख के कि अच्छा इतनी फीस इस डेट में आपने इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट कराया था, ये आपका अभी बैलेंस है, तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो अब डिसीजन मेकिंग आपके पास में आसान हो गई है ना, आप तुरंत कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बेसिस पे समरी बना सकता हूँ कि किसकी कितनी फीस आ चुकी है या किसकी कितनी फीस बैलेंस है। दोनों सिचुएशन की मैं यहाँ से समरी बना सकता हूँ। तो हमने कहा प्रियल की 7,000 बैलेंस, नंदिनी की 10,000, यश की 12,000। तो इस तरीके से लिस्ट बना लूंगा और मैं क्लास में फिर रिमाइंडर दे सकता हूँ बच्चों को, तभी दे पाऊंगा। क्लियर है क्या, ये प्रोसेस समझ में आया? हमने कहा जब पहली बार रिकॉर्ड करते हैं ना रजिस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन को, तो जिस रजिस्टर में, जिस बुक में, जिस प्लेस में हम ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, उस रजिस्टर का क्या नाम दिया हमने? जर्नल। तो जर्नल वो बुक है, वो रजिस्टर है, वो प्लेस है जहां पर ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, वे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बात समझ में आई? तो ये अपने पास आ गया कि जर्नल वो बुक, वो प्लेस, वो रजिस्टर है जहां पर ट्रांजैक्शंस को अपन पहली पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चा फीस दे रहा है तो रजिस्टर में कैसे लिखूं? कुछ सीक्वेंस में लिखूं या जहां पेज खुल जाए रजिस्टर का वहीं लिख दूं? सीक्वेंस में लिखना चाहिए, इन ऑर्डर ऑफ टाइम लिखना चाहिए, जैसे कि जिसने पहले डिपॉजिट कराई उसकी पहले लिखूं डेट वाइज। उसी को क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर ऑफ टाइम। टाइम के ऑर्डर में रिकॉर्ड करने को ही अपन क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं उसको अपन? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम के ऑर्डर में। तो हम जर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? आपके पास में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। अच्छा इसके बाद एक चीज और बताता हूँ, एक चैप्टर का नाम आपको धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले तो आपको चैप्टर्स के नाम समझ में आए, फिर उसके बाद कंटेंट समझेंगे। तो हमने ये कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसका कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना, एविडेंस होना चाहिए ना। आप बुक्स में कुछ भी लिख देंगे ऐसे तो नहीं चलेगा ना, फिर तो बुक्स की कोई क्रेडिबिलिटी या ऑथेंटिसिटी रहेगी ही नहीं। आप ट्रांजेक्शन कोई लिख रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे आप फीस देंगे तो मैं आपको फीस स्लिप दूंगा, स्कूल में फीस सबमिट करते हैं आप, तो आपको क्या मिलती है? फीस स्लिप मिलती है। तो मैं भी आपको फीस स्लिप दूंगा, और जब फीस स्लिप दूंगा आपको तो क्या मेरे पास एक एविडेंस होगा? ऑलवेज आप बताएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखो आपकी ये फीस मेरे पास आई हुई है। आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखाइए, आप मैंने जो फी रिसिप्ट आपको दी होगी वो मुझे दिखाइए कि आपने कौन कौन सी फीस कब कब डिपॉजिट कराई है। बात समझ में आ गई? मीन्स जर्नल में जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस करते हैं। बिना एविडेंस के हम कभी भी बुक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते। हर चीज का क्या होना चाहिए? एविडेंस। एविडेंसेस क्या होते हैं? आप पता है जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, हरीश बेकरी चले गए, यहाँ पे जोमेटो से आपने ऑर्डर कर दिया, बैठे बैठे मंगा लेते हैं, मामा मियाँ से मंगा लो, डोमिनोज से मंगा लें, तो बिल आता है कि नहीं आता? इनवॉइस आता है। अब उसके ऊपर कई बार इनवॉइस लिखा होता है, कई जगह बिल होता है, सब चीज़ें अलग अलग हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं अपन? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं? जिन एविडेंसेस के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को बुक में आप रिकॉर्ड करते हो, उन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं? दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये वो एविडेंसेस होते हैं जो किसी ट्रांजेक्शन के होने का एविडेंस है कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई है। इस बात का एविडेंस क्या होता है? आपके पास में बिल वगैरह होते हैं, इनवॉइस बोलते हैं, बिल बोलते हैं, कैश मेमो। आपने देखा होगा, आप नोटिस करना, अलग अलग जगह आप देखोगे तो आपको अलग अलग टाइप के इनवॉइस या कैश मेमो या आपके पास में बिल जिसको अपन कह रहे हैं, ये सब जो मिलता है। अब इनवॉइस क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, चेक बुक क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है? कैसे कराते हैं डिपॉजिट? हाँ हाँ, तुम्हें खुद को कराना है। हाँ, एक स्लिप पे कुछ लिखना होता है। कौन सी स्लिप होती है? कहाँ से स्लिप मिलती है? वो बैंक से मिलती है। बैंक में किसके पास जाके मांगोगे? ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी है। मैं हर बार बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे कितना उसको सीरियसली लेते हैं पता नहीं। मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ, हाँ मैं उनको समझाऊंगा कि बच्चे को कहें थोड़ा पैसा डिपॉजिट करवाएं, थोड़ा पैसा विड्रॉ करवाएं, थोड़ा देखो ये। हाँ हाँ, चलो ये तो आजकल यूज़ थोड़ा सा कॉमन हो गया, बट बैंक आना जाना भी सीखें। क्योंकि होगा क्या, हाँ आना जाना आता है, मतलब थोड़ा काम करना सीखें, कैश विड्रॉ करना।
बताओ ये बात समझ में आई आपको? मैंने आज एक नया पॉइंट बताया इसके अंदर कि जब हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जहां पर पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए? यस, प्रूफ होना चाहिए हर ट्रांजेक्शन का कि एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन हुई है, उसका एक प्रूफ होना चाहिए। और प्रूफ क्या होता है? आपने डोमिनोज पे पार्टी करी, इस बात का क्या प्रूफ है? बिल। सीधी सी बात है ना? आपने पार्टी दी भी कि नहीं दी, अगले दिन बिल दिखा सकते हो, देखो मैंने पार्टी दी थी। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में लिखते हैं, घर वाले पूछ लें घर वालों ने पैसा दिया आपको, कैश दिया, कि सर को जाके फीस दे देना, घर वाले जाते पूछेंगे लाओ प्रूफ दिखाओ, सबमिट भी कराइए कि नहीं कराई, कहीं और तो नहीं उड़ा दिए हैं? तो ऐसे सिचुएशन में क्या दिखाओगे? फी स्लिप दिखाओगे, रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट होती है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग कैश, रिसीविंग अमाउंट। जब पैसा मिलता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम कि हाँ हमारे पास इतना पैसा आया है। तो आप फी रिसिप्ट आप स्कूल में भी देखते हैं तो वो रिसिप्ट काटते हैं। जब भी कोई पैसा रिसीव करने की बात आती है ना, तो वहाँ पे रिसिप्ट काटी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोर्स डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक ही दिन का चैप्टर है वैसे, लेकिन आज आपको सिर्फ नाम समझना था कि हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में ऐसे ही नहीं लेते। हर ट्रांजेक्शन के पीछे क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए, और उस एविडेंस को ही क्या कहते हैं अपन? सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? तो एक चैप्टर का आपके पास नाम क्लियर हो गया। जर्नल बात समझ में आई? जर्नल वो बुक है, वो प्लेस है, वो रजिस्टर है जहां पर ट्रांजेक्शन्स को अपन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, जहां पर हम ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। फिर जर्नल से इंफॉर्मेशन कहां लेकर जाते हैं अपन? अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड लेजर। ये सेकंड जो रजिस्टर था इसको अपन क्या कहते हैं? लेजर बोलते हैं। तो रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? जर्नल में। क्लासीफाई किस में करते हैं आप? लेजर में। लेजर है क्या इसके बारे में बताता हूं। लेजर इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऐसा रजिस्टर जिसमें हम सबके अकाउंट्स बनाते हैं, ऐसा रजिस्टर जिसमें हम सबके अकाउंट बनाते हैं, उस रजिस्टर का क्या नाम है? लेजर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा रजिस्टर, एक रजिस्टर जिसमें पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको तो क्या बोलते हैं? जर्नल। और एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सबके अकाउंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? लेजर। द बुक विच कंटेन्स ऑल द लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। जिसमें सारे अकाउंट्स होते हैं उस रजिस्टर को क्या नाम देते हैं अपन? लेजर। अकाउंट क्या होता है? ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। एक हेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जब हम एक जगह लिखते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? अकाउंट कहते हैं। टेंशन मत लेना कि याद करना है, वही बता रहा हूं, टेंशन मत लेना कि याद करना है। याद कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस आपका काम है समझना। जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। याद करवाने के लिए आज से 10 क्लास के बाद आप खुद कह दोगे सर हमें अपने आप याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसा रजिस्टर जिसमें सबके अकाउंट्स होते हैं उस रजिस्टर को क्या कहते हैं अपन? लेजर। दैट इज ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या द बुक विच कंटेन ऑल द लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। जिसमें सबके अकाउंट्स होते हैं उसको अपन लेजर कहते हैं। और अकाउंट क्या है? एक हेड से रिलेटेड, जैसे पीएल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन एक जगह, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंट। बात समझ में आ गया कि अकाउंट का मतलब क्या है? एक हेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक मैनर में, उसी को क्या कहते हैं? अकाउंट। और ऐसी बुक जिसमें सबके अकाउंट होंगे उस बुक का क्या नाम होगा? दैट इज लेजर। क्या ये दो चीजें क्लियर होगी? जर्नल एंड लेजर। एक नया चैप्टर का नाम बताया मैंने आपको, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? सेकेंड चैप्टर आएगा अपने पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या सम अकाउंटिंग टर्म्स। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? टर्म्स होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ टर्म्स। और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? देखो, टर्मिनोलॉजी होता है जब भी हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती हैं। जब बायो पढ़ते हैं तो बायो में अलग टर्म्स आएंगी, फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में अलग टर्म्स है, मैथ्स पढ़ते हैं मैथ्स में पैरामीटर, डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, है ना, वॉल्यूम, अलग अलग टर्म्स आती हैं। जब बायो पढ़ते हैं तो बायो में अलग चलता है, सेल वगैरह। और फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में अलग टर्म्स आती हैं आपके पास में। या अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर अपन बात करते हैं इसी में ही कि जैसे ही आपके पास जब भी हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं अपन?
टर्मिनोलॉजी। ऐसे ही जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंट्स में भी क्या आएंगे, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी जिनका अकाउंट्स के हिसाब से क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होगा। ऐसे टर्म्स के कलेक्शन को क्या कह देंगे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे फिर अपन, कि कुछ टर्म्स आएंगी जिनका हम पढ़ेंगे कि जिनका यूज है हमारे पास अकाउंट्स में। जैसे डेटर्स क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, बैड डेब्ट्स किसको कहते हैं, कैपिटल किसको कहते हैं, लाइबिलिटी किसको कहते हैं, एसेट्स किसको कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स अपने को पढ़नी है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप। हाँ भाई, कल मैंने बस इतना ही पढ़ाया था, ठीक है। और मेरी क्लास हमेशा से ऐसी ही रहने वाली है, पीछे का रिवीजन ज़्यादा होगा, आगे की पढ़ाई बहुत कम होगी, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। एक आधी क्लास तो मिस भी हो जाती है तो भी हम कवर अप कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा में गैप आएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अदरवाइज तो रिवीजन चलता रहेगा स्टार्टिंग से, बार बार रिवीजन चलता रहेगा जब तक पक नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आई। समरी आज एक मैंने आपको बता दिया, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। लेजर क्लियर हो गया, जर्नल क्लियर होगा। अब थोड़े टाइम में आपको जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स समझाऊंगा। ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं,